हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और ये पार्ट 16 है। इससे पहले मैं 15 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाते हैं। जितने भी ऑप्शन है दिया होता है, मैं सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। DSSB PGT कॉमर्स के साथ साथ ही PGT कॉमर्स के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज़, क्योंकि पेपर तो कॉमर्स का ही होना है बेसिकली आपका। लाइक UGC नेट है कॉमर्स से, असिस्टेंट प्रोफेसर का आप कोई एग्जाम दे रहे हो कॉमर्स के फील्ड में, या फिर NVS KVS, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बिकॉज द बेस इज कॉमर्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 81, मतलब आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैं 80 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ। सोट इज रिलेटेड टू, कि सोट किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग या फिर कंट्रोलिंग। ओके, अब यहाँ पर आपको बताना है कि सोट किससे रिलेटेड है। तो पहले तो आपको सोट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सोट क्या होता है यहाँ पे? S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। ये चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, स्टाफिंग से, प्लानिंग से या फिर कंट्रोलिंग से। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की टेक्निक होती है। सो द राइट ऑप्शन इज प्लानिंग। ओके, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इसको। SWOT एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक यूज्ड टू हेल्प अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट रिलेटेड टू द बिजनेस कॉम्पिटिशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग। मतलब मार्केट में जो आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ये देखते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या अवेलेबल है, आपके पास एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है आपके पास कंपटीशन के अंदर, और थ्रेट्स क्या क्या हैं आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करके चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज यूज्ड फॉर। एक टेक्निक है कैरेट एंड स्टिक, ये किस लिए यूज़ की जाती है? रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, रिवॉर्डिंग, कंट्रोलिंग या फिर मोटिवेटिंग। तो अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कैरेट एंड स्टिक देख के ये किससे रिलेटेड टेक्निक है? यस, दिस टेक्निक इज रिलेटेड टू मोटिवेशन। तो ये मोटिवेट करने की एक टेक्निक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया मोटिवेशन। इस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा आपको कि ये एक एनिमल है कोई। अब इसको क्या बोला जा रहा है, इससे आपको क्या देख के समझ में आ रहा है कि अगर ये आगे की तरफ चलेगा तो इसको कैरेट मिलेगी, राइट। लेकिन अगर ये नहीं चलेगा तो ये जो पर्सन है ये यूज़ करेगा इसके लिए स्टिक का, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक मोटिवेशन अप्रोच। पढ़ते हैं इसको। इट इज़ अ मोटिवेशनल अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग कैरेट और रिवॉर्ड। तो कैरेट को यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है? अब ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैरेट नहीं देते हैं वो एग्जैक्टली कि कैरेट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कैरेट को यूज़ करा जा रहा है रिवॉर्ड के लिए, कि अगर आप अच्छा बिहेवियर करते हो ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ओके, मोटिवेट किया जाएगा और ज़्यादा उसको। लेकिन अगर आप गुड बिहेवियर नहीं करते हो, पुअर बिहेवियर करते हो, तो उस बिहेवियर को डीमोटिवेट करने के लिए आपको नेगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। स्टिक का यूज़ करेंगे, मतलब आपको कुछ पनिशमेंट दे दी जाएगी। इससे क्या होता है, जो डिज़ायरेबल बिहेवियर होता है ना, वो पैदा होकर आता है इंसान के अंदर। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड दे दिया तो आगे भी आप उसको फॉलो करोगे। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे तो आपको उसके लिए पनिशमेंट दे दी तो उसको आप आगे फॉलो नहीं करोगे। तो ये क्या है? बिहेवियर से रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ जेड ऑफ मैनेजमेंट। एक थ्योरी जेड है मैनेजमेंट की, बहुत सारी थ्योरी होती हैं। हाइजीन थ्योरी होती है एक आपकी, फिर एक आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई होती है, तो उसी में से एक है थ्योरी जेड। तो ये किसने दी थी मैनेजमेंट की थ्योरी? डुगलगास या मैकग्रेगर ने, एक ही नाम है डुगलगास मैकग्रेगर, या फिर विलियम जी आउची, या फिर चैटर बर्नार्ड, या फिर लेंसिस लिकर्ट ने दी थी। अब आप बताइए ये किससे रिलेटेड है? तो ऐसा 3-4 क्वेश्चन आपको स्टैटिक पोर्शन के मिल ही जाते हैं जहाँ पे आपको थ्योरीज के नाम पता होना चाहिए, कौन सी थ्योरी किस ने दी थी। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। ये थ्योरी दी थी विलियम जी आउची ने। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस थ्योरी के बारे में कि ये थ्योरी होती क्या है। थ्योरी जेड वॉज इन्वेंटेड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे विलियम जी आउची, उन्होंने दी थी। और ये थ्योरी जो है एक्सटेंशन थी थ्योरी एक्स एंड वाई का। पहले थ्योरी एक्स एंड वाई आई थी, जो किसने दी थी? डुगलगास मैकग्रेगर ने दी थी 1960 में। फिर उसी के एक्सटेंड करके
विलियम आउचिन है जेड थ्योरी दी थी, और ये किस पर दी थी, जापानीज कंसेंशन स्टाइल पर दी थी, ठीक है। ये तो याद रखना, ये स्टाइल भी जापानीज कंसेंसस स्टाइल था ये। थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट tends to promote stable employment, high productivity and high employee morale and satisfaction। मतलब ये थ्योरी बेसिकली बोलती है कि मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयज़ को खुश रखोगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, इफिशियंसी बढ़ेगी, उनकी मोरल बढ़ेगा और सेटिस्फाइड रहेंगे तो ऑब्वियसली उनकी वर्क परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। तो ये थी थ्योरी जेड जो बोलती है कि मैनेजमेंट में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक और यहाँ पे था थ्योरी एक्स एंड वाई सॉरी, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये दी थी डुग्लस मैकग्रेगर ने 1960 में। थ्योरी एक्स बोलती है, ये इम्फेसाइज करती है बेसिकली अथॉरिटेरियन स्टाइल पे। मतलब ये थ्योरी बोलती है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो काम नहीं करना चाहते, आलसी होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, और उनको एक होता है ना कि मतलब आप उनके सर पे ही रहो तो ही वो काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड कीप क्लोज चेक ऑन ईच एम्प्लॉय। मतलब हर टाइम उन पर नजर रखी जाए एम्प्लॉय पे कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। इट इज़ अज्यूम्ड दैट एम्प्लॉय आर नॉट मोटिवेटेड एंड दे डिसलाइक वर्क। मतलब वो काम नहीं करना चाहते, आपको उनसे काम करवाना पड़ेगा, ये बोलती है ये थ्योरी। और इसका अपोजिट थ्योरी वाई क्या बोलती है, ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल है कि जितना आप पार्टिसिपेट करवा के चलोगे एम्प्लॉय को उतना अच्छे से वो काम करेंगे। वेयर मैनेजर्स आर अज्यूम दैट एम्प्लॉय आर सेल्फ डायरेक्टेड। अब देखो ये अपोजिट बोले कि एम्प्लॉय ना सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, आप उनको बस काम बता दो और वो कर लेते हैं अच्छे से। Thus, here the management attempts to get maximum output with least efforts on their part। तो आपको ज़्यादा नहीं करना, बस आप अच्छे से बिहेव करो एम्प्लॉयज़ के साथ, वो अपना काम करते रहते हैं, उनको काम बता दो, बस पार्टिसिपेटिव स्टाइल पर ये एम्फेसाइज करती है। ओके, तो 3 थ्योरी पढ़ ली हमने यहाँ पे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। स्पैन ऑफ कंट्रोल किसे रेफर करता है? ऑप्शंस आर अ नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर अ कंपनी, सप्लाई एरिया ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर, या फिर कंट्रोलिंग टेक्निक। अब फिर से पढ़ो, स्पैन ऑफ कंट्रोल वर्ड का यूज़ हुआ है यहाँ पे, और बताओ ये किससे रिलेटेड होगा कि एक कंपनी कितनी यूनिट बना रही है या उसके अंडर में है, या फिर सप्लाई एरिया कितना बड़ा है कंपनी का, या फिर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ मैनेजर। तो देखो यहाँ कंट्रोल की बात हो रही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ मैनेजर। जब आप कोई यूनिट बना रहे हो तो आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है वो सबऑर्डिनेट से है कि एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट होते हैं। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगेन स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर द मैनेजर्स डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं या सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? देखो क्वेश्चन ही थोड़ा अलग है ये। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये जो ऑप्शंस में दिया हुआ है ना, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं इसको। ऑप्शंस आर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो होता है स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके देख लेना। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की फॉर्म नहीं है। तो हमने देखो लास्ट क्लास में लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, फंक्शनल भी पढ़ा था, कमेटी नहीं पढ़ा था, लेकिन ये होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को ही लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया जाता है कभी कभी, या नहीं भी बोलते, लेकिन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये तो स्टाफ हो गया जो एडवाइस आपको प्रोवाइड कराते हैं, एज सच अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई होप जितना भी हमने आज किया है वो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा होता है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितना भी है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और उससे रिलेटेड आपके 3-4 क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। जैसे देखो थ्योरी जेड के साथ साथ हमने थ्योरी एक्स एंड वाई भी यहाँ पे कवर कर ली। वो किसने दी थी ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट। थ्योरी जेड किसने दी थी, सिर्फ ये पूछा था मैंने आपको, ये भी बता दिया कि थ्योरी जेड होता क्या है। तो बेटर है कम करो, लेकिन जितना कर रहे हो अच्छे से करो, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम 5 क्वेश्चन करें 10 क्वेश्चन करें नो मैटर, पर हम अच्छे से करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कराया करो। अगर कोई कमी लगती है तो वो भी बताओ, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर पाऊँ। बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।